तो एज वी कंटिन्यू आवर एमसीक्यू सीरीज, एक फटाफट आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूं अनअकैडमी के। वी नो अनअकैडमी ऑफर्स द प्लस एंड द आइकॉनिक। आइकॉनिक में कुछ एडवांटेजेस हैं। एक तो जैसे लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है आपका, आपको वन ऑन वन लाइव मेंटरिंग मिल सकती है। आपके कोई डाउट्स होते हैं, यू कैन आस्क योर मेंटर। इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज मिलती है, विच मीन्स यू कैन गिव योर टेस्ट एंड उसको चेक करके आपको पूरा बताया जाएगा व्हाट आर द वीकनेसेस एक्सेट्रा। द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज माई कोड तुलिसर। आपको सीए फाइनल ग्रुप 1 की अलग मिल जाएगी, ग्रुप 2 की अलग मिल रही है, प्लस यू आर ऑल्सो गेटिंग द फाइनल कॉम्बो फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो गेट अ सब्सक्रिप्शन टुडे बिफोर द प्राइस हाइक कम्स। चलिए, कंटिन्यूइंग आवर एमसीक्यू सीरीज डिस्कशन। अभी हम एमटीपी मे 22 पे हैं और यहां पर जो सिंगल एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो आए हैं, दीज आर सम ऑफ देम आर रियली गुड। एक एक करके करते हैं। 11th वाला है, सो पुट ऑन योर थिंकिंग कैप्स, लेट्स स्टार्ट। 2 नंबर का एमसीक्यू है। वी हैव ओनली 4 minutes, बट वी हैव टू ट्राई एंड डू इट इन लेसर टाइम। Mr. Sharma is a resident Indian, is in retail business, and his turnover for the year 2021 was 11.80 crore. He regularly purchases goods from another resident, Mr. Tandon, a wholesaler. तो बेटा बायर और सेलर दे दिया तो मेरा दिमाग तो 194Q 2061H पे इमीडिएटली चला गया, क्योंकि आजकल फेवरेट भी ICI का ये है ना। एंड द एग्रीगेट पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 127 lakhs। अभी ना डेट्स लिख लेते हैं। 45 और 15 अप्रैल मैं लिख रहा हूं। 15 अप्रैल ये क्या है? पेमेंट डेट है। पेमेंट डेट 15 अप्रैल को 45 लाख रुपया पे हुआ। फिर 1 मई को 15 लाख रुपया पे हुआ। फिर 1/6 को 20 लाख पे हुआ। फिर 12/8 को 25 लाख रुपया पे हुआ एंड 23/11 को 22 लाख रुपया पे हुआ। नो अभी उसने मुझे सेलर का टर्नओवर नहीं बताया, सो आई एम गोइंग टू वेट। शर्मा जी इज द बायर, तो बायर के एंगल पे 194Q में वो एलिजिबल है, बिग बायर है। पर 194Q कब से आया बेटा? 1721 से आया। तो इस हिसाब से तो ये पेमेंट्स तो बीच में आ ही नहीं रही है ना। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। और इसके ऊपर एक उन्होंने आरटीपी में भी बड़ा लंबा चौड़ा एमसीक्यू दिया हुआ है, जिसको मैंने कवर करा स्पेशल क्लास में। वेरी इंटरेस्टिंग एमसीक्यू, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें एक और पॉइंट पकड़ा, ध्यान देते हैं। अभी देखो, assume that the said amounts were credited to Mr. Tandon's account in the books of Mr. Sharma. In the books of Mr. Sharma credit हुआ है to Mr. Tandon's account on the same date. अच्छा, पेमेंट और क्रेडिटेड विच एवर इज अर्लियर होता है इन 194Q। देखें क्या कहता है। एक्सेप्ट फॉर परचेजेस मेड ऑन 1st May एंड 12/8। परचेजेस मेड ऑन 1st May एंड 12/8 वर क्रेडिटेड ऑन 29th April। इसको लिख लेते हैं 29th April एंड 10th of August। एक सेकेंड, ये मैंने गलत जगह लिख लिया, इसको गलत जगह लिख लिया। इसको कहाँ लिखना है? यहां लिखना है 10th of August। ओके, यानी 194Q इज ऑन, देन इज द लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। पर बेटा 206C1H की लायबिलिटी क्या होती है? व्हेन इट इज रिसीव्ड। व्हेन इट इज रिसीव्ड, तो टंडन जी के पास जब रिसीव होगा तो उनकी लायबिलिटी होगी कलेक्ट करने की। पर शर्मा जी जब पेमेंट करेंगे तब या क्रेडिट करेंगे तब, विच एवर इज अर्लियर, उनका लायबिलिटी होगा टू डिडक्ट TDS। फिर कहते हैं मिस्टर टंडन टर्नओवर वाज 18 करोड़। चलिए जी, ये भी एलिजिबल हो गए 10 करोड़ से ज्यादा। एक्सप्लेन द TDS TCS इंप्लीकेशंस इफ एनी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अब उन्होंने यहां पर मुझे बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी है, जिसमें से मैंने चूज करेक्ट ऑप्शन करना है। तो एक काम करते हैं, पहले ना हम डिसाइड करते हैं कि क्या होना है। तो 1/7 से पहले तो 206C1H आ रहा बेटा, एंड 206C1H में भी 50 लाख से ऊपर का एक्सेस अमाउंट होगा ड्यूरिंग द ईयर। तो पहली जो है उसके ऊपर तो, और यहां पर 194Q तो आ ही नहीं सकता 1/7 से पहले, तो इस पे तो लायबिलिटी नहीं है। अब 15 इज द डेट ऑफ रिसीट बाय मिस्टर टंडन। प्लीज समझिए, 29/4 नहीं लेंगे आप, ये 194Q नहीं है, ये 206C1H है एट द टाइम ऑफ रिसीट।
तो जब शर्मा जी पेमेंट कर रहे हैं, मैं मान रहा हूं उसी समय टंडन जी को पेमेंट रिसीव हो रहा है, तो 1.5 को एट द टाइम ऑफ रिसीट इन एक्सेस ऑफ 50 लाख, यानी 10 लाख के ऊपर, 10 लाख के ऊपर क्या रेट है? 0.1%, 1,000 रुपया बन रहा है। फिर 1/6 को 20 लाख आ गया, ये 1/6 को 20 लाख इंटू अगेन 0.1%, 2,000 आ गया। अब इसके बाद बेटा 12/8 को, अब तो एमसीक्यू कह रहा हूं, अब 194Q आ गया। अब 194Q में 25 लाख के ऊपर एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, सो 10/8 हो जाएगा। अब क्या अब 194Q में 50 लाख का फिर से लिमिट देंगे? अरे नहीं सर, वो तो पहले वाला टोटल आता है, फ्रॉम द 1st of April शुरू हो जाएगा। तो अभी पूरे 25 लाख पे 0.1% आ जाएगा, 2500 हो गया। और 23/11 को 22 लाख के ऊपर 0.1% आ गया, कितना हो गया ये? 2200। तो ये आ गया मेरा 206C1H में, और ये आ गया 194Q में। अब चेक कर लेते हैं आंसर में क्या बोल रहा है। TCS इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड ऑन 29/4, 1000, 16, 2000। ना अमाउंट्स ठीक है, पर ये डेट गलत है मेरे हिसाब से। ऑन 1/5 सेम है, सिर्फ डेट्स का चक्कर है, ये सही है बेटा। एट द टाइम ऑफ रिसीट, अ वेरी स्मॉल पॉइंट बट अ वेरी गुड पॉइंट। 194Q 10 अगस्त एंड 23/11, 10 अगस्त एंड 23/11, सही है। यहां 12 अगस्त बता रहा, देखो डाउट आ गया। कहता है TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑफ 70 ऑन द डेट ऑफ क्रेडिट इररिस्पेक्टिव ऑफ, ऑन द डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ रिस्पेक्टिव अमाउंट टू मिस्टर टंडन अकाउंट। ये गलत है, मेरे लिए ऑप्शन क्या आ रहा है? सी आ रहा है मेरे लिए ऑप्शन। तो अगर हम 11वें का देखें, सी आ रहा है सर। तो इफ यू नोटिस, we are not going to be looking at the options. We have to first find our answer and then go and look at the option. So coming to the next one, 12th one. Mr. Ravi Prakash is a resident, age 79 years. अब ये वाला भी एक्चुअली में बड़ा इंटरेस्टिंग सा एमसीक्यू है, मुश्किल नहीं है बट इंटरेस्टिंग जरूर है। कहता है गेट्स अ पेंशन ऑफ 58,000 per month from Rajasthan state government. The same is credited to his savings bank account in SBI Kota branch. In addition, he gets interest of 8% on fixed deposit of 28 lakhs. Okay. अभी मेरे पास 58,000 आ रहा, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। On 1st January 22, he deposited 3 lakhs as 5-year term deposit in the same account at 8.5%. Where is he going? Where is he going? 194P आ रहा है यहाँ पर, सीनियर सिटीजन, 75 साल से ऊपर वाले, आई एम श्योर। Interest on savings bank credited to his savings bank account is 8,600. What would be the tax liability of Mr. Ravi Prakash for assessment year 22-23? Is Mr. Ravi Prakash required to file his return if tax deductible at source has been fully deducted, assuming he has not opted for 115 BSE? तो सबसे पहले 58,000 into 12, 6,96,000, और मत भूलिएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन देना 6,46,000, और उसका 28 लाख के ऊपर 8% आ रहा है 2,24,000। उसने FD कराया है 3 लाख का एट 8.5%, लेकिन कराया सिर्फ 3 महीने के लिए है, तो 6,375 आ रहा है, और एक सेविंग्स बैंक में आ रहा है 8,600, तो 646 प्लस 224 प्लस 6,375 प्लस 8,600, तो ये आ गया 8,84,975। अब मेरे पास GTI आ गया है, क्या देना बेटा इसमें से? एक तो 80 TTB आएगा, सीनियर सिटीजन है, तो यहाँ से सीनियर सिटीजन को सारे इंटरेस्ट पे मिल जाएगा, ऑल इंटरेस्ट इज एलिजिबल, FD RD बैंक का है। जो यहाँ पर एक हिडन सी बात दिख रही है ना, वो ये है कि उसने 5 साल की FD कराई है, सीनियर सिटीजन है, 5 साल की FD कराई है, 5 ईयर, और आपको पता है 80C में मिलता है। FD कितने की कराई है? 3 लाख रुपए की, तो 1.5 लाख रुपए तक का उसको रिडक्शन मिल जाएगा। सो माइनस करेंगे 2 लाख,
कितना आ गया? तो आई हैव 684975। उसने क्या पूछा मेरे से? उसने पूछा टैक्स लायबिलिटी, तो इसको 684980 कर लें, ओके, माइनस 3 लाख, तो 384 के ऊपर, तो बेसिकली 2 लाख के ऊपर 5%, 10,000, और मेरे पास कितना बच गया? 184980, 184980 इंटू 20%, 36996। आराम आराम से करो ज़रा। 46996 प्लस 4%, 46996 प्लस 4%, विच इज़ 48876, तो 48880। अरे पहला ही दिख रहा है यार। एंड ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न, क्योंकि सेम बैंक है। तो 12th का मेरा आंसर आ रहा है ए। ये भी क्लियर हो गया। नाउ 13th वाले पे चलते हैं। अब ये वाला क्या कर रहा है? मैसेज सॉरी, एबीसी लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम होली ओन सब्सिडरी। अरे अब इंटरनेशनल टैक्सेशन आ गया। तो एबीसी लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी। आई ऑलवेज लाइक ड्रॉइंग द डायग्राम्स, गिव्स मी अ बेटर पिक्चर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम अ होली ओन सब्सिडी। क्या है? पिक्स इनकॉर्पोरेट, यूके में। लोन कितना? $25 मिलियन, नहीं रुपीज है, और रुपीज 25 मिलियन, ओके। TPO identified, transfer pricing officer identified the following uncontrolled observations to arrive at his ALP. Okay, range concept बता रहा बेटा मेरे हिसाब से। What are the values in the data set to be selected by TPO while computing the arm's length interest rate applying the range concept as per rule 10CA? तो रेंज कॉन्सेप्ट में सबसे पहले 6 एंट्रीज होनी होती है मिनिमम, तो 6 तो हैं इसमें, पर ये ऑर्डर में नहीं है। तो पहला एंट्री 5 आएगा, दूसरा मेरे पास 6 आएगा, तीसरा मेरे पास 8 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 17 आएगा। सो 1 2 3 4 5 6 कर लिया मैंने। अब मुझे 35th परसेंटाइल लेना है, 35th परसेंटाइल ऑफ 6, तो कितना हो गया? 6 का 35%, 2.1 आ गया। फ्रैक्शंस में आ रहा है तो मुझे नेक्स्ट एंट्री लेनी है 3 में क्या है? 8%। ये वाला लेना, हाँ ये मत ले लेना। उसके बाद 65th परसेंटाइल लेना है ऑफ 6, तो 6 का 65th परसेंटाइल कितना आ गया? 3.9। फिर फ्रैक्शन में आ रहा है, 4th एंट्री लूंगा मैं, 12। तो मेरे पास 35th परसेंटाइल 8 भी दिख रहा है और 65th परसेंटाइल 12 भी दिख रहा है। मुझे तो आंसर यहीं दिख गया एक्चुअली, पर मीडियम भी पूछा हुआ है, तो मीडियम के लिए 6 का 50% लेंगे, 3rd आ रहा है। अब क्योंकि ये होल नंबर है, तो 3rd में जो वैल्यू है और 4th में जो वैल्यू है उनका डिवाइड बाय 2, 10 आ गया। तो मीडियम मेरा 10% आ रहा है। तो इट्स अ सिंपल एमसीक्यू। रेंज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, नाउ वी कम टू क्वेश्चन 14। T incorporate country X advance $10 million on 1621 to KS Private Limited. Okay, so अभी I will always try and make a diagram ताकि मेरे को थोड़ा सा क्लियरली विजिबली दिख जाए क्या हो रहा है। सो T incorporate, ये कंट्री X में है, बाहर है। इन्होंने $10 मिलियन, $10 मिलियन, मिलियन क्या होता बेटा? मिलियन इज 10 lakhs। सो अगर मैं 10 इंटू 10 lakhs करूंगा तो मेरे पास $100 lakhs आ गया। एंड दिस इज लोन गिवन इन फॉरेन करेंसी। KS Limited accepted the loan under an agreement approved by the central government. Okay, so the agreement is approved by the central government. इससे क्या फर्क पड़ता है? आई थिंक इफ वी रिमेंबर, हमारा दिमाग जा रहा है 194 LC में जा रहा है। अभी इसको रिवाइज भी कर लेंगे एक बार। The loan carries interest at 9% per annum, payable in foreign currency. For the financial year 21-22, KS Private Limited paid interest after deducting TDS on 31st March 22. अभी टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट दिया है 1621 को, विच इज ऑफ कोर्स
द डेट ऑफ बोरोइंग, इसका मतलब है एक तो हमारा लोन 10 महीने का इंटरेस्ट होगा, एंड यूएसडी दिया हुआ और 31 मार्च का दिया हुआ, यानी अभी ये भी पूछ रहे हैं कि आपको क्या टीटीबीआर पता है कौन सी डेट का लेना है। अभी चेक करते हैं। व्हाट इज द इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ टी इनकॉर्पोरेट इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम अर्नड इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम केएस प्राइवेट लिमिटेड। तो चलिए पहले टीटीबीआर का रूल 115 चेक करेंगे। इफ यू लुक एट द रूल 115 आर इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम, सैलरी इनकम बताता है मुझे, यहां पर सिक्योरिटीज की बात बताता है, इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी बताता है, इनकम अंडर प्रॉफिट्स एंड गेन्स बताता है, डिविडेंड इनकम बताता है, कैपिटल गेन्स इनकम बताता है, और एंड में क्या देता है, दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम रेफर टू इन क्लॉज ए टू एफ सारी पेएबल इन फॉरेन करेंसी एंड फ्रॉम विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स shall be the date on which tax was required to be deducted under the provisions of chapter 17B। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि हमें टीटीबीआर कौन सी डेट का लेना है, ऑन 31 मार्च 22, यानी इसको मैं कन्वर्ट करूं इनटू 70 तो ये मेरे पास क्या आ गया, राइट। अब इसका आई विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, इंटू 9% इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12, तो मेरे पास आ गया ब्याज 52500000। बी वेरी केयरफुल विद द जीरोज। तो 5,25,00,000 रुपए आ गया। नाउ इस पे टैक्स लायबिलिटी क्या आ रही है, ये तो इंटरेस्ट आया। नाउ टू अंडरस्टैंड द टैक्स लायबिलिटी लेट अस जस्ट क्विकली रिवाइज चैप्टर 12 में एंड चैप्टर 12A में। इफ यू कम टू 115A1A, वहां पर 194LC अगर पढ़ते हैं, क्या लिखा देखो, द रेट ऑफ टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स इन फॉरेन करेंसी बाय इंडियन कंपनीज मेड इन फॉरेन करेंसी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर आपका एग्रीमेंट इस पीरियड के बीच में है देन द रेट ऑफ टीडीएस बिकम्स 5%, द रेट ऑफ टैक्स बिकम्स 5%। सो उस पर आपको क्वेश्चन पूछा गया, सो इसका रेट हो जाएगा 5%। अभी ये फॉरेन कंपनी है और फॉरेन कंपनी में सरचार्ज लगेगा क्योंकि सर 1 करोड़ से ज्यादा है। सो इंटू 5% प्लस 2% प्लस 4%, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 2784600। दैट बिकम्स द टैक्स लायबिलिटी। तो ये रहा मेरा डी आंसर आ रहा है, एंड वी कैन गो एंड चेक। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी आ रहा है। सो सिंपल नहीं था क्वेश्चन, आई वुड से इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। It is a question that is requiring you to remember everything. ICI is not leaving anything. बहुत wide coverage कर रहे हैं, but these are good questions that, of course, if you have your, if you worked hard with your knowledge at the time of preparation, तो मैं कहता हूँ ना, पढ़ो मुश्किल तो पेपर आसान, पढ़ो आसान तो पेपर मुश्किल। चलो अब लास्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। टी प्रोसेस लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी, entered into a business agreement with G LLP of UK in September 21। तो इंडियन कंपनी है, बिजनेस एग्रीमेंट है यूके की कंपनी के साथ सितंबर में, फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू वेरियस कंट्रीज एज डायरेक्टेड बाय जी LLP। ओके, सो इंडियन कंपनी जो है टी, वो जी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है और जी के कहने पे वो गुड्स एक्सपोर्ट करेगी टू वेरियस कंट्रीज। ठीक है। The amount of transaction between T process and G by way of sale of goods will be 180 crores spread over 3 financial years commencing on 1/10/21. Okay. The parties both T and G apprehend मतलब अभी उनको कोई शक हो रहा है, शंका हो रहा है, some ambiguity as regards the income chargeable to tax in the hands of the G LLP, यानी G LLP का इंडिया में कितना इनकम टैक्स होगा उस पर उन लोगों को थोड़ा सा डिबेट लग रहा है। एंड टी प्रोसेस लिमिटेड, कैन टी प्रोसेस लिमिटेड सीक एडवांस रूलिंग, अच्छा AAR पे क्वेश्चन आ गया, इन रिलेशन टू इट्स टैक्स लायबिलिटी अराइजिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स ट्रांजैक्शन विद जी LLP, इफ सो हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ फीस। यानी दो बातें हो रही हैं, एक तो फीस पूछ रहे हैं और दूसरा पूछ रहे हैं कैन टी अप्रोच द AAR, यानी कैन द रेजिडेंट अप्रोच द AAR। तो जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ द सेक्शन, एक बार सेक्शन याद कर लेते हैं। तो AAR में वी नो दैट बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग आ गया 1/9 को, बट द प्रोविजंस मोर और लेस रिमेन द सेम। सो हु कैन अप्रोच द AAR?
कैन अ रेजिडेंट अप्रोच द AAR? यस सर, द रेजिडेंट कैन अप्रोच द AAR. तो मैंने एक समरी चार्ट बनाया हुआ है. ट्रांजैक्शंस ऑफ रेजिडेंट्स वेयर ट्रांजैक्शन वैल्यू इज मोर देन 100 करोड़, तो इधर तो 180 करोड़ है. तो कैन द रेजिडेंट अप्रोच? यस, ही कैन अप्रोच. और फीस कितना था? अगर आपका एडवांस रूलिंग जो है इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शन वन और मोर एंटर्ड इनटू अ प्रपोज टू बी अंडरटेकन एक्सीड 100 करोड़ बट अप टू 300 करोड़, तो 5 लाख रुपए का फीस होता है. नाउ इफ वी कम एंड चेक द ऑप्शंस, ऑप्शन क्या मिल रहा है? इट कैनॉट सीक, ये गलत हो गया. इट कैन सीक एडवांस रूलिंग सिंस वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इज मोर देन 100 करोड़ एंड द फीस वुड बी 5 लाख. चलिए, मुझे तो मेरा आंसर मिल गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है. 15th का आंसर इज बी. So children, were these MCQs good? I think yes, very very good MCQs. और इस सीरीज में ये MTP May 22 का मैंने फर्स्ट वाला पेपर जो है उसका सारा सोल्यूशन कर दिया आप लोगों को. वी विल कीप कंटिन्यूइंग द सीरीज. लगे रहो, लिटिल बाय लिटिल वी विल कीप लर्निंग अ लॉट.